स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर। बड़ी मेहरबानी। एक ऐसे वक्त में जबकि युद्ध जारी है लेकिन फिर भी हमला करने वाला विक्ट्री स्पीच दे रहा है अपने देश के सामने। डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्र को 1 अप्रैल को संबोधन करने वाले थे, उससे हमें बड़ी उम्मीदें थी। कम से कम मुझे तो बहुत उम्मीद थी। अगर उम्मीद गलत हो हुई तो आप बताएंगे कि आपकी उम्मीद गलत साबित हुई। हमें उम्मीद थी कि शायद वो इस समस्या के समाधान की दिशा में बढ़ने वाला कोई वक्तव्य देंगे या कोई तरीका सुझाएंगे, और वास्तव में वो एक छिछले राजनेता से आगे बढ़कर एक स्टेट्समैन, एक राजनीतिज्ञ के रूप में, जिसको सारी दुनिया की मानवता की चिंता है, उसके रूप में सामने आएंगे अंततः। लेकिन मैं गलत निकला। आप किस तरह इस वक्तव्य को देखते हैं? देखिए, ऐसा है अभय जी, यू आर एन एटर्नल ऑप्टिमिस्ट, मैं भी हूँ जी। हम दोनों बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। हाँ। लेकिन सेल्समैन को आप स्टेट्समैन बना के नहीं पेश कर सकते, वो बन भी नहीं सकता है। हाँ। वो आदमी पैदा हुआ बेचने के लिए। हाँ। और अपना हो पराया हो सब कुछ बेचने को तैयार हो। 1 अप्रैल को भाषण दिया, तमाम जनता को अमेरिका की मूर्ख बनाने की चेष्टा की उसने। अप्रैल फूल बनाया। ऑल फूल्स डे, अप्रैल 1 इज ऑल फूल्स डे। ऑल फूल्स डे। और उसके प्राइम टाइम पे 9 बजे, जैसे कि हमारे भी महामानव ऐसे ही करते हैं कभी कभी। बहुत सी सिमिलैरिटीज है दोनों पक्षों में। तो उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि भाई, सब तो पहले तो बधाई दी नासा को कि उन्होंने जो मैन मिशन भेजा है मून के लिए 50 बरस के बाद, उसके लिए बधाई दी। और उन्होंने कहा कि कमाल के वैज्ञानिक है हमारे देश में। और उसके बाद उन्होंने एपिक फ्यूरी पे आ गए, जो उन्होंने अपने इस ऑपरेशन का नाम दिया है। ये कहते तो ऑपरेशन है इसको, लेकिन शब्द वॉर का इस्तेमाल करते हैं। ये वैसा आदमी है जिसने वॉर डिक्लेयर, वॉर लड़ रहा है, लेकिन बिना उसके लड़ने से पहले अपनी कांग्रेस का परमिशन नहीं लिया उसने। जिसको चुनते हैं वहां के लोग। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसका हाल है ये। और दूसरा, जो इनके जो दावे थे और जो इनके वॉर ऑब्जेक्टिव्स थे, उनमें से जो अहम ऑब्जेक्टिव्स इनके थे, सबसे पहले बोलते थे रिजीम चेंज। अब कहते मैंने कभी रिजीम चेंज नहीं कहा। तो फिर क्या कहा आपने? अरे उनकी तमाम जो लीडरशिप है डिकैपिटेट कर दी है हमने, उनकी गर्दनें उड़ा दी हैं हमने। तो भाई, रिजीम चेंज जो है वो लीडरशिप चेंज को नहीं बोलते, लीडरशिप की हत्या को बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक। देखिए, उसके मजाक में वहां के अमेरिका के लोग पता क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब है कि ली हार्वे ओसवाल्ड ने जब मार दिया जॉन कैनेडी को, तो उसने रिजीम चेंज कर दिया हमारे देश में। ऐसा मजाक उसका स्वयं का उड़ रहा है। इसके भाषण के बाद, इसकी मन की बात के बाद, इसकी भी मन की बात होती है और सपनों से भरी हुई होती है वो, और सत्य से काफी दूर होती है। ये कहता है कि हमने जी उनकी नेवी तबाह कर दी, उनकी एयरफोर्स तबाह कर दी, हमने उनकी जो मिसाइल की फैक्ट्री थी वो तबाह कर दी, और हमने उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है हाईली एनरिच्ड 60% के करीब बम बनाने के लिए 20% और चाहिए शायद उनको, या 22%, वो हमने जमीन के बहुत नीचे दबा दिया है और वहां से उसको निकालना मुश्किल है। तो हमारा सुझाव यह है कि हम ईरान पे नजर रखेंगे और जब भी कभी वो कोशिश करेंगे तो हमारी सर्विलेंस होगी वहां पर, और हम फट से वहां पहुंचकर इस पे बम गिरा देंगे, इसको तबाह कर देंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको अब हमारे जो अलाइज थे जिन्होंने हमारी मदद नहीं की, नेटो के जो मेंबर्स हैं, उनको अपने आप से कोशिश करनी चाहिए। हमने जितना कर सकते थे कर दिया, बड़ा आसान है काम। अरे भाई, आसान है तो तुम खुद कर लो भाई, अधूरा क्यों काम छोड़ के जा रहे हो?
तो वो खुद से कर लें, क्योंकि उनको तेल की तो जरूरत उन्हीं को उनको है, हमको तो है नहीं। हमारे पास तो इतना तेल है जो तेहरान और वेनेजुएला को मिलाकर भी नहीं है दोनों के पास। क्योंकि मैंने तो अपने कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में कहा था, ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब ड्रिल करो और तेल निकालो। और उसके चलते हमारा तो जो सेल्फ रिलायंस है तेल में वो भरपूर है, और हमसे भी ले सकते हैं तोल। अगर हमारे जो दोस्त उन्होंने हमारी मदद नहीं की, हम उनको तेल बेचने को तैयार है। तो मैंने कहा ना आपको अभय जी, ही इज नॉट अ स्टेट्समैन, ही इज अ सेल्समैन, ही इज अ बिजनेसमैन एंड ही इज अ कॉनमैन। ये सेल्समैन है, ये बिजनेसमैन है, वो जो अक्सर कॉनमैन हो जाता है। ये नटवर लाल है, अमेरिका का। और आज के दिन इसके जो झूठ का अंबार है, उसके तले अमेरिका की जो इज्जत है, उसका जो रुतबा था, वो उसके तले पे दबी हुई कर्रा रही। बिल्कुल। और इसका परवाह नहीं है इस बात की। क्यों वो जंग रोकने की बात करता है? कहता है जी जंग रोकूंगा था, तेल विल स्टार्ट फ्लोइंग इन एंड द प्राइसेस विल कम डाउन, द गैस प्राइसेस विल कम डाउन। गैस प्राइसेस विल कम डाउन। $105 पर बैरल है, शायद 110 भी हो चुका होगा अभी तक। उसके चलते इसको डर किस बात का है? ये लड़ाई का लबादे में अब उसको चिंता हो गई है कि ये लड़ाई ने जो है मेरी दूसरी लड़ाई में हार सुनिश्चित कर दी है, जो कि मिड टर्म इलेक्शन है, शीतकाल में आएंगे नवंबर के टाइम। फिर उसको इस बात का डर है कि उसको वो इलेक्शन जीतना है। आज के दिन इसकी प्राथमिकता वो इलेक्शन जीतने की है। और ये जो जंग लड़ रहा है, वॉर बोलता है, उसको बीच में अधूरी अनफिनिश छोड़कर जाना चाहता है। इसकी स्पीच इतनी रैम्बलिंग स्पीच थी, इसमें कोई फोकस नहीं था। और उसके बाद उसको मार्को रूबियो को अपनी ट्वीट में अलग से एक्सप्लेन करना पड़ा। और मार्को रूबियो ने क्या कहा? ये कहता है कि तेल की कीमत एकदम गिर जाएगी। और जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो तेल की कीमत, तेल जो है उसके प्राइसेस है वो रॉकेट की तरह जाते हैं ऊपर। लेकिन जब गिरते हैं तो किसी पक्षी के पंख की तरह गिरते हैं। समय लगता है उनको गिरने में, बहुत जैसे कि पक्षी का पंख धीरे धीरे आता है ना हवा में, बिल्कुल बिल्कुल वैसा टाइम लगेगा। और इस आदमी पे इतनी वो कॉमन सेंस नहीं है। तो मार्को रूबियो ने अपनी ट्वीट में कहा कि भैया इन्होंने जो कहा है उसको मैं एक मिनट अपने नोट्स में देख लेता हूँ। कि उन्होंने कहा कि रूबियो ने एक्सप्लेन किया कि भाई हमने उनकी वेपन्स फैक्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी है। जो कहते हैं बकौल राष्ट्रपति, हमने उनकी वेपन्स फैक्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी है, हमने उनकी नेवी डिस्ट्रॉय कर दी है, हमने उनकी एयरफोर्स डिस्ट्रॉय कर दी है, और we have destroyed their chances of ever making a nuclear bomb. अब इसकी फ्रेजोलॉजी देखिए आप। We have destroyed their chances of ever making a nuclear bomb. लुब्बो लुआब ये है अभय जी कि इनके विरोध में जो मुल्क खड़ा है उसके पांव जमीन पे है, उसके सैनिक मरने को तैयार है। ना वो हवा से हमला कर रहा है, ना हवाई बातें कर रहा है। मिसाइल को छोड़ देते हैं, लेकिन उसके पास तैयारी तो है ही नहीं, उसके पास युद्धपोत भी नहीं है। सो दिस वॉर इज नॉट बीइंग, जैसे कि द लॉन्गेस्ट डे, आपको याद है जब एलाइड फोर्सेस ने नॉर्मंडी बीच को इन्वेड किया था, एलाइड फोर्सेस ने, तो उस वक्त एक बड़ा सेनापति एलाइड फोर्सेस का एक्सप्लेन कर रहा है कि यंग कैडेट को कि the war will be decided on the first day and it will be fought between land and water. जब वो उतरेंगे उस वक्त हम उनको अटैक करेंगे, and that young man shall be the longest day. ये जो हमको फ्रेज मिली है वहां से, the longest day. तो America is facing its longest day, and it is facing a situation quite similar to what the
what the German and Allied forces faced, and where the Allied forces could gain an upper hand against German forces. मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति है जब वॉर की भी बात करता है, नेशनल सिक्योरिटी की बात करता है, फॉरएवर वॉर नहीं लड़ने की बात करता है, उस वक्त ये आदमी फिर हमको याद करवाता है किसी की, अपने नजदीक ही आदमी, उस व्यक्ति की जो विपक्ष को लगातार गाली देता है। नाउ इसने कहा जी जो ओबामा ने जो न्यूक्लियर डील साइन की, जिसको JCPOA बोलते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, वो जो साइन इसने की, which was between P5 and Germany and Europe also, you can count there. तो वो जो उसने साइन किया, उसमें हमारा बहुत हितों का नुकसान हुआ, और उसके चलते कई बिलियन डॉलर्स इसने ईरान को ट्रांसफर किए इन हार्ड कैश, मतलब ऐसे बोल रहा था कि कैश ट्रांसफर किया हो ओबामा ने, जिससे कि चलते उन्होंने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो जारी रखा। लेकिन सच्चाई ये है कि वो जो डील थी, वो डील जो अलाइड जो अमेरिका और उसके अलाइज थे, उनके उद्देश्य को प्रोटेक्ट करती थी और ईरान के कंसर्न्स को एड्रेस करती थी, और उस डील को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने, नेगोशिएटर्स ने, अमेरिका के और यूरोप के, एक स्टेक दिया था ईरानियंस को कि उस डील को सक्सेसफुल बनाए। लेकिन इस व्यक्ति ने ये जो डील जो 15 में साइन हुई थी, ये 18 में आके इसने मुलतवी कर दी। इसी व्यक्ति ने जो आज के दिन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और आज के दिन जो कह रहा है कि वो तो बहुत नीचे चला गया, उनका जो न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल है, बॉम्ब मेकिंग मटेरियल है, और वहां पर जाने में बड़ा दिक्कत होगा, लेकिन इसीलिए मतलब कहने का मतलब यह है कि आई विल नॉट पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड टू टेक आउट दैट मटेरियल। शुरू में जो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 था अमेरिका का, दिस मैन by shifting his position from one point to another is defeating the objectives with which this war was initiated. He is running away from those objectives today. क्योंकि आज जैसे कि आपसे बात हो रही है, उससे पहले मैं वीर का एक ट्वीट पढ़ रहा था। वीर कहता है, वीर about certain things. He says that फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है हमारे महामानव और उस महामानव में, हाँ, कि ये फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो लोग हैं अमेरिका, ये जो डोनाल्ड ट्रंप वाला अमेरिका है, ये इसके अपने सोल्जर्स को मौत के मुंह में नहीं झोंकना चाहता, और जो ईरानियंस हैं वो तो मौत के मुंह में बैठे हुए लड़ रहे हैं। फर्क ये है, जंग में वो जीतता है जिसको मौत से डर नहीं लगता। जंग में वो जीतता है जो कायर नहीं होता, निडर होता है। डोनाल्ड ट्रंप कायर भी है, निडर भी है, और मरने से भी डरता है। तो ये जंग कैसे जीतेगा? कायर भी है, डरपोक भी है। तमंचों से जंग नहीं जीती जाती। बिल्कुल। यू मे हैव द बेस्ट ऑफ वेपन्स इन योर आर्सेनल, लेकिन जब तक you don't have the men of substance operating those machines, you can't win a war. मुझे इससे याद आता है बहुत बरस पहले जब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही थी, तो इंदिरा गांधी गई थी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, पंजाब में, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तो मुआयना कर रही थी, और जो वाइस चांसलर था वो उनको दिखा रहा था। तो सवाल पूछा इंदिरा गांधी ने कि भाई ये सब जो आपके पास टेक्नोलॉजी है वो तो और स्टेट्स में भी है, लेकिन इनकी पर एकड़ यील्ड कम क्यों है आपसे? तो दैट फेलो लुक्ड एट मिसेस गांधी एंड वेरी प्राउडली स्टेटेड कि मैडम, व्हाट मैटर्स इवेंचुअली इज द मैन बिहाइंड द मशीन. This man behind the machine is a coward, and the men behind smaller machines in Iran
आर नॉट स्केयर्ड ऑफ डेथ, वो निडर लोग हैं। तो इसलिए आज के दिन मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच थी, इट वाज फॉर एनी राइट थिंकिंग पर्सन एंड इवन फॉर मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स वाज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट दैट द वॉर ऑब्जेक्टिव्स जो उसने, जिसके चलते इसने लड़ाई शुरू की थी, वो पूरे नहीं होने वाले और खतरा बना रहेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात ही कहता है, वो तो कह ही नहीं रहा कि मैं इससे जो ब्लॉकेड है वो उठवा दूंगा। जब ब्लॉकेड हॉर्मुज से नहीं उठेगा तो हाउ विल द ऑयल स्टार्ट फ्लोइंग, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप? आप कहते हो जिस दिन हम लड़ाई रोकेंगे उस दिन द ऑयल विल स्टार्ट फ्लोइंग। हाउ विल इट स्टार्ट फ्लोइंग? क्योंकि आज के दिन आपकी जो गर्दन है वो अमेरिका के शिकंजे में है। गर्दन इस तरह से, सॉरी नॉट अमेरिका बट ईरान, इस तरह से कि बिना एनर्जी के नो कंट्री कैन क्लेम टू बी ए सुपर पावर। आपके पास पर्याप्त है, लेकिन आपके जो अलाइज हैं, जिनको किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, वो लोग तो तबाह हो गए। तो आपकी ब्रांड वैल्यू क्या बची? आप एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसकी आज के दिन रिलायबिलिटी डाउट में। यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार, बीच में जोड़ दूं, यूएनडीपी की, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध से मिडिल ईस्टर्न कंट्री को, जीसीसी कंट्रीज को अभी तक 18 लाख करोड़ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। ये खुद इसने अभी तक 19 बिलियन डॉलर्स तबाह कर दिए हैं अपनी जेब से। मतलब अपनी जेब से क्या, ये तो पैसे लेगा उन लोगों से। देखो, कभी जब कुवैत के लिए अमेरिकन लड़ाई लड़ी तो उसको बिल भेजा था बाद में। ये लोग हथियार बेचते हैं, फिर लड़ाई बेचते हैं इन्हीं मुल्कों को जिनके पास बहुत पेट्रो डॉलर्स हैं। इसका मतलब ये मर्सिनरी कंट्री हो गया ना। बिल्कुल, इट इज। ये भाड़े पे युद्ध लड़ता है, आपके लिए भाड़े लड़ेंगे और आपको चार्जेस लेंगे उसके, और युद्ध बेचता है पहले, युद्ध बेचता ऐसे हालात पैदा करता है जिसके चलते युद्ध हो और वो युद्ध बिक सके। द आइडिया ऑफ वॉर बिकम्स पॉपुलर, और उसके बाद लड़ता है उनके बिहाफ पे वॉर, अपने हथियारों से लड़वाता है उनको, और फिर पैसा लेता है कि भाई मैंने आपके बिहाफ पे ये लड़ाई लड़ी, और उसके बाद जब वो जो असला जो उसमें जाया होता है उस लड़ाई में, उसकी भरपाई दोबारा बेच के करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो द पॉइंट इज दैट अमेरिकन ब्रांड आज के दिन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। उसको आने वाली सरकार जो भी होगी वहां पर कैसे बनाएगी हम कह नहीं सकते, लेकिन एक बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया है। जो वैक्यूम, अपेक्षा यही है कि उस वैक्यूम की इंतजार चीन कर रहा था, और उस वैक्यूम की इंतजार रूस भी कर रहा था, जहां तक उसका यूक्रेन का युद्ध का सवाल है। और अगर यूक्रेन के युद्ध में रूस सक्सेसफुल हो जाता है और अपनी एक जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाह रहा था विज़ावी द नेटो अलायंस, जिसके चलते उसने कहा था यू आर गेटिंग टू क्लोज, तो वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के चलते वो और चीन हाथ मिलाकर, और उसके पास तेल है रूस के पास, और चीन को जरूरत है तेल की, और जो चीजों की जरूरत रूस को है वो आज के दिन चीन के पास है। उसके पास एक असेंबली लाइन है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो कि दुनिया भर में जो माल पहुंचाती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये लड़ाई आज के दिन अमेरिका इकोनॉमिक फ्रंट पे हार रहा है, ये लड़ाई मिलिट्री फ्रंट पे हार रहा है, और ये लड़ाई अपने रसूख को दाव पे लगा के लड़ी की लड़ाई, उसमें अपना रसूख भी ये हार रहा है। बिल्कुल। एक मुझे आपकी बात सुन के याद आ रहा है, एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी खोटे सिक्के, जो हॉलीवुड की एक फिल्म की नकल थी, मैग्निफिसेंट सेवन की नकल थी हॉलीवुड की फिल्म, और वो राजेंद्र सिंह बेदी के बेटे थे नरेंद्र बेदी, उन्होंने उसका निर्देशन किया था। उसमें प्रेमनाथ का जो भाई है वो उसने भी एक खोटे सिक्के का रोल किया था। तो वो कहता है, उसको एक गुंडा चाकू दिखाता है, नरेंद्र नाथ कहता है कि चाकू चलाने के लिए कलाई की नहीं कलेजे की जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो वो इसके पास चाकू तो है डोनाल्ड ट्रंप के पास,
और कलेजा नहीं है, कलेजा नहीं है इसके पास। देखिए मैं पूछता हूँ आना आपसे, किसी व्यवसायी के पास कलेजा कैसे होगा? आपको याद करवाता हूँ, एंड आई टोल्ड यू सो, सॉरी आई एम नॉट ट्राइंग टू बी प्राउड ऑफ व्हाट मैंने कहा था ना आपको कि अमेरिका का पोंटी चड्डा है। इसको तो कोई और आगा, इसका विरोधी आके गोली मार के चला जाएगा। अब जैसे पोंटी चड्डा का अंत हुआ था, वैसा मैं ये समझता हूं कि जितने लोग इन्होंने मारे हैं, देखिए अमेरिका अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा करने में सक्षम रहेगा, भले ही वो कितना कमजोर हो जाए, और बीबी नेतन्याहू को भी वो सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि वो इजरायली लॉबी जो कि बड़ी पावरफुल है अमेरिका के भीतर, उसमें उनका वो मुखौटा है, चेहरा है। लेकिन जो नुकसान हो रहा है वहां पर बिजनेस कम्युनिटी को, और जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल एम्पायर है अमेरिका का, जो उसकी भद्द उड़ी है दुनिया भर में, वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल एम्पायर ही तो सबसे बड़ा उसका कमाई का रास्ता था, सबसे बड़ा उसके वजूद का, उसका सिक्का उसी के दम पर तो चलता था। ये जो आज गल्फ स्टेट्स को इसने सुरक्षा नहीं दे पाया, जो कि इसकी प्रॉमिस थी कि अवर न्यूक्लियर अम्ब्रेला विल सेव यू, विल प्रोटेक्ट यू, वहां भी उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ओबामा ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, अरबों डॉलर के हथियार बेचे गल्फ को। उसके बाद बाइडेन ने हथियार बेचे, उसके बाद इसने बेचे हथियार। ये लगातार उनको हथियार बेच रहे हैं उनको, फिर भी सुरक्षा नहीं। जिस तरह से मुल्क बसाए गए हैं, उनके बगल में उनके दुश्मन भी हैं। अब जैसे इजराइल में अभी अब्राहम अकॉर्ड इसने करवाने की कोशिश की थी, जो कि पिछले अपनी टर्म में इसने अब्राहम अकॉर्ड करवाने की कोशिश की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, तब तक तो इसका दिमाग ठीक चल रहा था। अब क्या होगा इसके दिमाग को? तो मुझे लगता है कि ये आदमी जो है पैसा बनाने के चक्कर में दूसरी अपनी टर्म में इतना व्यस्त हो गया कि क्रिप्टो करेंसी की डील कर लो अमेरिका के पाकिस्तान के साथ, फिर उसको पीस मीडिएटर बना दो। इसने ये कहा है कि अगर ये इफ दे डोंट कट अ डील विद अस, जो कि पीस टॉक चल रही है, तो उसके बाद मैं भीषण बॉम्बिंग करूंगा इन पे, और इनको कहीं भागने की जगह नहीं मिलेगी। मैं ये समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अपना इंतजाम कर लें, क्योंकि नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शन होना है उसमें इनकी हार लगभग सुनिश्चित है, जहां तक कि वहां अमेरिकन बेस्ड एक्सपर्ट्स एंड स्कॉलर्स की बात है। उन्होंने इसका जो ग्राफ गिर रहा है कि इसका जो इकोनॉमिक फ्रंट पे परफॉर्मेंस है, उससे 30% लोग भी मुतमईन नहीं है। इसकी अपनी मागा बेस में जो क्रैक्स आए हैं इस लड़ाई के चलते, और इसके जो अटैक डॉग्स थे मीडिया में, वो भी भौंकना बंद कर दिए हैं इसके पक्ष में, बल्कि इसके खिलाफ भौंक रहे हैं वो अटैक डॉग्स, जो मीडिया के अटैक डॉग्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ भी हैं अटैक डॉग्स, पिट बुल्स, जो कि अपने मालिक के कहने पे लपक लेते हैं किसी भी व्यक्ति पे। तो मेरा ये कहना है कि दिस वॉर हैज कॉस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स मोर देन मनी, इट हैज कॉस्ट देम देयर रेप्यूट। और ये बोल रहा, देखिए इसने वो भाषण रेजोल्यूट डेस्क से नहीं दिया, अच्छी बात है, क्योंकि और ओवल ऑफिस में एक रेजोल्यूट डेस्क होती है जिसके चलते विच शोज द रिजॉल्व ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन वो जो है वहां से नहीं बोला, बाहर आके इसने पोडियम से ये भाषण दिया, जनता को संबोधित किया। ये इसका देश के नाम संदेश था, लेकिन देश के नाम क्या, ये तो दुनिया के नाम संदेश था इसका, और खासकर इसका ईरान के नाम संदेश था, इसका गल्फ स्टेट्स के नाम संदेश था, क्योंकि इजराइल मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इजराइल तो इसकी बात सुनता है नहीं। और जो इसने नाम लिए जिन कंट्रीज के इन अ पॉजिटिव सेंस, उसमें सऊदी अरेबिया था, उसमें कतार था, उसमें ये यूएई था, इन लोगों के नाम लिए इसने। और क्यों लिए? क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो इन लोगों को हो रहा है। बिल्कुल। ये मुल्क हैं
इनके यहाँ जो पैसा इन्वेस्ट होता था और जो अर्जित होता था वो इस बना पे अभय जी अर्जित होता था और वो पैसा जमा होता था, क्योंकि कैपिटल की ये टेंडेंसी होती है दैट इट डजंट वांट एनी स्टेट ऑफ फर्मेंट, कोई उथल पुथल नहीं चाहता हो। जहां भी कुछ स्थायित्वता है, कुछ स्टेबिलिटी है, वहां ही पैसा जाता है। और इसने जो गल्फ को आने वाले कम से कम 1 दशक के लिए अनस्टेबल कर दिया है, अगर ये लड़ाई पूरी तरह से परवान चढ़ा के नहीं निकलता वहां से। नहीं, निश्चित रूप से आपने जो विश्लेषण किया उससे मैं 100% सहमत हूं, और आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया मेरे ख्याल से काफी आपने सतर्कता के साथ चुनाव किया। और 2 बातें आप पहले भी आप कह चुके हैं कि अमेरिका का पॉन्टी चड्डा है, आज आपने एक नई बात कही, अमेरिका का नटवर लाल है। बिल्कुल, हाँ, 1 अप्रैल को जो ऑल फूल्स डे है, जो मूर्ख दिवस है, उसने पूरे अमेरिकन को मूर्ख बनाने की कोशिश की। लेकिन मुझे शक है कोई अमेरिकन इसकी कोशिश से मूर्ख बना होगा, क्योंकि इसकी पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है। आज जापान के भाषण दे रहा था, उसके ठीक पहले ही ईरान पूरी एक नई लहर मिसाइल हमले की दे चुका था। उसकी ये बात कर रहा था तो उधर वो अटैक कर रहे थे। ये कह रहे हैं हमने उनकी क्षमता खत्म कर दी। दुनिया की किसी एजेंसी ने अभी तक नहीं पुष्टि की है कि ईरान का जो संवर्धित यूरेनियम है, जो 60% तक वो इनरिच कर चुका है, और उसको 90% तक जाने में इससे एटम बम बन सकता है, थोड़ा समय लगेगा। तो वो संवर्धित यूरेनियम अभी भी ईरान के पास है ना। ये पिछले जून के हमले में उसको खत्म कर पाए ना इस बार। आज एक बड़ा यंग एनालिस्ट है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज आर्टिकुलेशन, अमेरिकन एनालिस्ट है एडम मॉकलर, तो बड़ा यंग लड़का है। अच्छा। तो वो बोल रहा था, उसका एनालिसिस था जो मैंने अपने नोटबुक में इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में अभय जी हम एक दूसरे से सीखते हैं। बिल्कुल। और अगर हम एक दूसरे को सीखने से पहले हमको एक दूसरे को सुनना जरूरी है। ये प्रथा हमारे यहाँ हिंदुस्तान में खत्म हो चुकी है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं सुनते हैं जिसका हमसे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन वो कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या रिजीम चेंज किया इसने। He has replaced an 80-year-old leader suffering from cancer with a 50-year-old son of that same leader. क्या ये रिजीम चेंज है? नहीं, ये पूछ रहा था वो। तो एडम मॉकलर की बात तो बिल्कुल सही है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो, और आज जापान के पूर्व प्रधानमंत्री इशिबा ने ट्वीट किया, उसने कहा मैं इनसे जब बात करना होता है तो इंसल्ट करते हैं, इनसे आप डिसएग्री करो तो ये नाराज हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स doesn't want an alliance with us, other countries. It wants a servitude, याचक बनाना चाहता है हमको। तो ये व्यक्ति ने पुरानी जो प्रथाएं हैं जिसके लिए मशहूर था, और अभी जो इसने, कल आपने पता नहीं वो देखा कि नहीं, अभय जी, there was a live telecast of the Supreme Court hearing on the citizenship by birth which he wants to खबर पढ़ी मैंने, आज खबर पढ़ी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लीड बनाई है इसकी, which he wants to scrap। और मैंने वो पूरी डिबेट देखी। इसमें एक भारतीय महिला भी शामिल है इस पूरी जी। तो इसमें एक चीनी महिला है, Chinese woman, who's a lead argument from the United States Civil Liberties Organization, जो कि मेन पिटिशनर है इसके इस मूव के खिलाफ। तो वो बोल रही, उसके मैंने बाद में पता लगाया कि वो पैदा हुई थी अमेरिका में, जब उसके माता पिता वहां पर पढ़ाई कर रहे थे। तो उसका अपना केस वैसा ही है, क्योंकि इनका आर्गुमेंट ये है कि भाई ये जो लोग आ जाते हैं, इलीगल जो आ जाते हैं, उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो उसके चलते ये ठीक नहीं है कि ऐसे मुल्कों के भी लोग आ जाएंगे जिसमें कि जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं। तो उसमें एक जज ने उनसे पूछा, उसने कहा जी अमेरिका में चाइना हैज अ बिग प्रोजेक्ट, जहां पर वो वहां पर भेजते हैं वहां से यहाँ लोगों को, औरतों को, और यहाँ पर वो बच्चे पैदा करें
तो उसने, जज ने उसको पूछा, जो सॉलिसिटर जनरल था, जो कि अमेरिका का, जो आर्ग्यू कर रहा था सरकार की तरफ से, तो उसने उसको पूछा कि या द वर्ल्ड इज चेंज्ड। जज बोला, बट द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स द सेम। आई वाज फ्रैंकली, मैं से उस मुल्क से हमारे को सीखने के लिए बहुत कुछ है। सही बात। आप और हम तो सीखते ही हैं, हमारे यहाँ के जज साहिबान भी सीखे हैं, भाई हमारे जिस यहाँ की तरह से सरकार अमेरिका भी की सीखे। सुप्रीम कोर्ट ने जो टैरिफ थे ट्रम्प के, टैरिफों वाला अत्याचार जो ओवरटर्न किया था उसने, कूड़ेदान में फेंका, वो कम से कम भारत की न्यायपालिका के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि इस तरीके से भी चीजों को देखा जा सकता है। सरकार परस्ती जो है, सरकार परस्ती में कहता हूं, सरकार परस्ती का नया एक भारत में चलन हो गया है। मीडिया से लेकर अदालतों तक सब जगह सरकार जो कहती है उसको कैसे ठीक साबित किया जाए, यही चलन चल रहा है। तो विनोद जी, बहुत उम्दा चर्चा हुई, बहुत ही शानदार विश्लेषण था, और जो कुछ आपने कहा वो मुझे लगता है कि नई परख के जो दर्शक हैं उन्हें बहुत पसंद आएगा। और अभी ये तो आज 1 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रम्प ने जो कहा है, मेरे ख्याल से तेजी के साथ अभी कुछ और भी घटित होगा, ऐसा मेरा सिक्स सेंस, मेरा जो वहां आज 1 अप्रैल है, हमारे यहाँ तो 2 हो चुकी है, वहां 1 अप्रैल। हाँ, और जब हम सुन रहे थे तो ही कुड मेक अ फूल ऑफ अस, बिल्कुल, यू एंड मी। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।